हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम जल परिवहन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो अध्याय 10 था और हमारा जो परिवहन एवं संचार से संबंधित था। और जो बुक है वो 12th क्लास की है, जिसमें भारत पुस्तक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो परिवहन साधन है इसमें स्थल परिवहन के बारे में पढ़ा है। और इसमें हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और इनके बारे में दो चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमने स्थल परिवहन की सड़क परिवहन से बारे में देखा था, उसके बाद में राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में। ठीक है, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, जो ज्योग्राफी वाला जयपुर से नाम के टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, उनके उसके बारे में एक डायग्राम है वो मिलेगा देखने को। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा बनता है यहाँ पे, गोल्डन क्वाड्रिलेटर के अलावा जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे के संबंध में है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इस गलियारे के संबंध में जो डायग्राम है, उसी प्रकार से जो रेल मंडल है, ठीक है, रेल मंडल के बारे में जो डायग्राम है, रेल जोन के बारे में वो मिलेगा। और कोंकण रेलवे है, ठीक है, कोंकण रेलवे, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में इंडिया में जो भी मैप है, डायग्राम है, आपको उस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें डायग्राम के रूप में मिल जाएगी। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर इंडिया के मैप पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जल परिवहन, इसको डिस्कस करते हैं। भारत में जल मार्ग यात्री तथा माल वहन वहन दोनों के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण विधा है। यानी यात्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और गुड्स है, वो सामान है, उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, यहाँ पे कोई सड़क टाइप कोई बनाना नहीं पड़ता है, जल के ऊपर आप अपनी जो नाव है उनको चला के जाओ। ठीक है, और भारी व स्थूल सामग्री परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष एवं परिस्थिति की अनुकूल परिवहन प्रणाली है, यानी एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है ये, जैसे सड़क मार्ग है। ठीक है, तो वो क्या है, गाड़ियां पोल्यूशन छोड़ती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे एक तो नॉइस पोल्यूशन होता है, शोर होता है, शोर शराबा होता है, उसी प्रकार से ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती है। और जो ईंधन से जो धुआं निकलता है ईंधन की वजह से, ठीक है, उस वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो ये दो प्रकार का है, अंतःस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, अब हमने शुरुआत में पढ़ा था यहाँ पे अंतःस्थलीय और महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, तो इसमें पहला है अंतःस्थलीय जलमार्ग। रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी। यानी जिस टाइम रेल मार्ग इंडिया में नहीं आया था, उससे पहले जो जल मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग है, वो प्रमुख रूप से किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर पूर्व में नदी नौ परिवहन, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर ये एक नाव सी ऐसे चल रही है, उस पर ऊपर लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसे रेल मार्ग व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण नदी मार्गों का अधिकांश भाग नौ नौ संचालन के योग्य नहीं है। ठीक है, इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा नौका जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है। देश के परिवहन में लगभग 1% योगदान देता है। ठीक है, यानी लेंथ है वो 14,500 किलोमीटर है। अब स्वतंत्रता से पहले और प्राचीन टाइम में ये मेजर हुआ करता था, क्योंकि उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी और नदियों में जो जल है वो भी सतत रूप से चलता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी नहरें निकाल दी है सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो डाउन हो गया। इस वजह से जो जल परिवहन है वो थोड़ा कम इफेक्टिव हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत नदियों, नहरें, पश्च जल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि आती है। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायान योग्य है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आगे है कि देश के राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यानी जो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण है वो 1986 में स्थापित किया गया है। ठीक है, जैसे सड़क मार्ग के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से अंतःस्थलीय जल प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई है। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। ठीक है, तालिका 10.3, यहाँ पे देखते हैं तालिका 10.3 भारत के
राष्ट्रीय जलमार्ग। अब इसमें पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जलमार्ग है उनमें एक तो नेशनल वाटरवे नंबर कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ तक बहता है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, वो भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायान योग्य है। ठीक है। यह विकासात्मक उद्देश्य के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। हल्दिया से फरक्का तक 560 किलोमीटर है, फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर है और पटना से इलाहाबाद तक 600 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसको वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे नंबर 2, सदिया से धुबरी तक है और 891 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ यानी 1384 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है जो स्टीमर द्वारा 13 डिब्रूगढ़ तक 1384 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड नेशनल वाटरवे है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और फर्स्ट जो नेशनल वाटरवे है वो गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार से नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, कोटापुरम से कोल्लम तक है और 168 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर जो 168 किलोमीटर के साथ चंपा चंपाकारा 14 किलोमीटर और उद्योग मंडल 23 किलोमीटर नहरें आती है। ठीक है। तो यहाँ पे शायद में भी ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो ये कोल्लम से कोटापुरम तक जाता है। ठीक है। तो बीच में यहाँ पे देखिए आप जो एक तो कोची आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो अलपूजा है। ठीक है। जो वेबनार झील है, पंबा नदी है। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बीच में आती है। अस्तामुडी कयाल है जहाँ पे जो कयम कुल्लम कला कयाल है। ठीक है। तो ये बहुत सारी जो कयाल और झीलें हैं। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो नगरीय केंद्र है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, काकीनाडा तथा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। ये 1078 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। यानी जो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है वो गोदावरी कृष्णा नदियों और काकीनाडा से पुडुचेरी तक आता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 5, माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ में ब्राह्मणी नदी। ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो 588 किलोमीटर है। ठीक है। तो जो नेशनल वाटरवे है, इंडिया के नेशनल वाटरवे, उनके संबंध में जो मैप है, डायग्राम है, वो अभी आपको ज्योग्राफी वाला जयपुर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अंत इसलिए जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य महत्व जलमार्गों की पहचान की है, जिनका कोटि उन्नयन किया जा सकेगा। केरल के पश्च जल कंडल का अंत इसलिए जलमार्ग में अपना एक विशेष महत्व है। ये जल परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ ही केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वल्लमकली इसी पश्च जल में आयोजित की जाती है। ठीक है। तो ये कौन सा, एक मिनट, जो केरल के पश्च, एक मिनट, जलकंडल। ठीक है। तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो वेबनार झील में होती है। ठीक है। यहाँ पे ये वेबनार झील है, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, फेमस है। नेक्स्ट है महासागरीय मार्ग। अब पश्च जल क्या होता है ये हमने देखा था। जो कयाल होती है, कयाल किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोस्टल बेल्ट है। कोस्टल बेल्ट है तो कालांतर में क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे एक इस टाइप का क्रिएट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है। तो इस वजह से जो समुद्री जल है वो आंतरिक भागों में चला जाता है। ठीक है। ज्वार के साथ में और भाटे के साथ में ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम जो जल है वो यहीं रह जाता है और थोड़ा सा वापस निकल पाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको पश्च जल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय मार्ग। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। 12 प्रमुख और तथा 185 गौण पतन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो ये याद रखना है, 7517 और 12 प्रमुख पोर्ट है इंडिया में। भारत में बाहर के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। यानी यदि क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 95% और मूल्य के आधार पर, वैल्यू के आधार पर देखें तो
70%, यानी फॉर एग्जांपल इंडिया से विदेश में 100 किलो भेजने हैं, ठीक है, 100 किलो का कोई कार्टल भेजना है, तो उसमें 95 kg तो हम समुद्री मार्ग से भेजेंगे और बाकी 5 किलोग्राम जो कार्टल बचेगा वो हम सड़क मार्ग से या वायु मार्ग से उससे भेजेंगे। और यदि 100 रुपये की कोई वस्तु इंडिया से बाहर भेजनी है तो 70 रुपये तो हम 70 रुपये तो हम महासागरों से भेजेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 30 रुपये बचे हैं वो वायु या सड़क मार्ग से भेजेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच में परिवहन हेतु भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली महासागरीय मार्ग के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। अब महासागरीय मार्ग का ये है कि इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल इधर कोंडला है, ठीक है, और इधर मुंबई है, कोचीन है, चेन्नई है, ठीक है, पारादीप है, हल्दिया है। ये पोर्ट क्या करते हैं, इधर जो मलक्का स्टेट है यहाँ से चीन और जापान के लिए जाते हैं, ठीक है। चीन, जापान और कोरिया के लिए उधर जो इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर ये जाते हैं स्वेज कैनाल से होके। एक तो गल्फी खाड़ी में चले जाते हैं, दूसरा स्वेज कैनाल से होके ये भूमध्य सागर और आगे अमेरिका तक जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो जहाज है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। वायु परिवहन एक दूसरे वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है। इस इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। ये भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ दूरियां बहुत लंबी है तथा भूभाग एवं जलवायु दशाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो कनेक्टिविटी है वो आप सभी को पता है, जो वायुयान है कितने कम टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचलन संपन्न किया गया, ठीक है। तो 1911 में ये प्रोसेस इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर के बीच में हुआ था। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात और वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। अब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देना प्रारंभ कर दी है। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौ पार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह अपनी सेवा द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। कुछ निजी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू कर दी है, ठीक है। जैसे पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्र में सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में ली जाती है, ठीक है। तो पवन हंस का याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेलीकॉप्टर सेवा है ये। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। और ये इंडियन एयरलाइंस का हिस्ट्री देखते हैं। 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी, पहली लाइन। 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, दक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी, ठीक है। 1951 में 4 और कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया, कलिंगा एयरलाइन सेवा इसमें शामिल हो गई, ठीक है। तो टोटल 8 हो गई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम एयर एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया है, ठीक है। अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया है, ठीक है। जो इंडियन एयरलाइंस है उसका एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडियन जो एयरवेज है इनकी हिस्ट्री रही है। नेक्स्ट यहाँ पे तेल एवं गैस पाइपलाइन, ठीक है। अब तेल एवं गैस पाइपलाइन के संबंध में है कि पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों की लंबी दूरी तक अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। अब हमने इस परिवहन के बारे में डिटेल से चीज़ें डिस्कस की थी, वैसे कि तेल परिवहन जो पाइपलाइन है उनसे कौन कौन से जो कहने का मतलब जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, जो तेल हो गया, प्राकृतिक गैस तेल हो गया, उसी प्रकार से दूध है उसका पाइपलाइन से परिवहन किया जाता है। उसी प्रकार से जो लिक्विड लोह अयस्क है उसका भी पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इसके बारे में जो स्ट्रक्चर और क्या ये कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, उस समय डिस्कस कर लिया था फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसमें हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन कौन सी तेल जो पाइपलाइनें हैं, गैस पाइपलाइनें हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी गोल या गारा में बदलकर परिवहन किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। यानी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो क्या करता है, कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण का मतलब है
प्राप्त करता है जमीन से, उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है और उनका परिवहन करता है। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निर्मित किया गया है। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक आई है। ठीक है, असम के नाहरकटिया से बरौनी कहाँ पे, बिहार में स्थित है, यहाँ पे तेल रिफाइनरी तक लेके आए थे। ठीक है, हमने जब प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा था ना जो रिफाइनरीज के बारे में, तो बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है वो असम के नाहरकटिया क्षेत्र से उसमें तेल यहाँ पे आता है और उनका यहाँ पे प्रसंस्करण होता है और इस रिफाइनरी से वापस उपभोग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण आईओएल यानी जो ये है ना कंपनी पढ़ी थी हमने, आईओएल, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने की थी। इसे 1967 में और आगे कानपुर तक विस्तृत किया गया है। जो गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस परिवहन, प्रसंस्करण और उसके आर्थिक उपयोग के लिए उसका विपणन करने के लिए की गई है। यानी इंडियन ऑयल लिमिटेड की स्थापना तो प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल दोनों के उत्पादन, अन्वेषण और परिवहन के लिए की गई है, लेकिन जो गेल है उसका बेसिकली प्राकृतिक गैस के लिए इसको निर्माण किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन क्षेत्र से बसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा गया है। अब ऐसा पहली बात तो गैस का, प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ होता है, उर्वरक बनाने में होता है, बिजली बनाने में और औद्योगिक परिसरों में होता है। तो अजय, विजयपुर और जगदीशपुर ये गैस पाइपलाइन हमने पीछे भी पढ़ी थी जब हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे। तो ये किसके संबंध में है, कौन इसको बना रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है इसको, गेल कर रहा है। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस गैस पाइपलाइन ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है। प्रेजेंट टाइम में जो एचवीजे पाइपलाइन है इसको और आगे अलग अलग स्थानों पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोत और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई अधिक पहुंचाने की संभावना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली गैस और पाइपलाइन के बारे में डिटेल थी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हम संचार जाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव ने कालांतर में, अब संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो टाइम टू टाइम बदलता है। ठीक है, तो पहले ये कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई डाक या तार भेजना होता था तो वो कबूतर के माध्यम से या ह्यूमन खुद जाके भेजता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये मीड है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेत द्वारा तीव्र धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। ठीक है, आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाषा तथा उपग्रह की खोज ने संचार को बहुत तीव्र, त्वरित और आसान बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आया है वो बेसिकली इनकी वजह से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो संचार के साधन है वो दो टाइप के हैं, एक तो व्यक्तिगत है और एक सार्वजनिक है। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब है पत्र आदि यानी जो लेटर वगैरह होते हैं, जैसे दूरभाषा, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया आदि, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे हम किसी व्यक्ति को ईमेल करते हैं। ठीक है, तो वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी को हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ भेजते हैं, वो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, हम फोन पे बात करते हैं किसी से तो ये भी व्यक्तिक है। ठीक है, यानी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक, जैसे रेडियो है, हम एफएम रेडियो पे समाचार सुनते हैं तो वो सार्वजनिक है। टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, उपग्रह सैटेलाइट हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, कहने का मतलब जो सार्वजनिक लोगों के लिए बनी हो वो सार्वजनिक है, और इंडिविजुअल है, जैसे हर व्यक्ति के पास अपना एक पर्सनल फोन है। ठीक है, तो उस वजह से इसको व्यक्तिक बोलते हैं। अब व्यक्तिक संचार है कि उपयुक्त सभी व्यक्तिक संचार तंत्र में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनतम है, यानी नवीनतम है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ये उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की
दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जैसे व्हाट्सएप है और जो दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो त्वरित होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ईमेल का जो यूज है वो ऑफिस और जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ई कॉमर्स और मौद्रिक लेन देन के लिए अत्यधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मंदों तक पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडार जैसा होता है। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से ये नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में सूचनाओं को अभिगम्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी मेन जो इंडिविजुअलिटी है उसमें ये बातें हैं। नेक्स्ट है जनसंचार। अब जनसंचार में इंपॉर्टेंट है पहला रेडियो। भारत में रेडियो का प्रसार सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। तब से इतने असीमित लोकप्रियता पाई और लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पास में एक रेडियो रखते हैं, ठीक है, उसमें वो गाने सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कविताएं और कहानियां वगैरह सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये उनका मोड ऑफ जो एंटरटेनमेंट है वो उनका इस टाइप का है। अल्पकाल से ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इसे लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया। यानी जो ऑल इंडिया रेडियो हम सुनते हैं वो 1936 में बना था और आकाशवाणी जिसे हम सुनते हैं वो 1957 में बना है। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को प्रसारित करता है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद और राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिन को भी प्रसारित किया जाता है, ठीक है। यानी इन जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती है, समाचार होते हैं, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविजन यानी टीवी। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविजन प्रसार एक अत्यधिक प्रभावी द्रव्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा। यानी द्रव्य का मतलब देख सकते हैं, श्रव्य का मतलब सुन सकते हैं। रेडियो में केवल हम सुन सकते थे, ठीक है, चलचित्र नहीं दिखते थे हमें, ठीक है, लेकिन टीवी में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित थी, जहां इसे 1959 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। यानी जो 1959 में केवल दिल्ली तक ये सीमित थी। नेक्स्ट है 1972 के बाद कई अन्य केंद्रों पर चालू हुए, जैसे सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विलीन कर दिया गया और इसे दूरदर्शन डीडी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी जो ऑल सॉरी हाँ ऑल इंडिया रेडियो AIR है उसको टीवी के साथ में कौन सा एक मिनट प्रारंभ कर दिया गया 1972 के बाद मैंने कई केंद्र चालू किए। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो और टीवी को दोनों को मर्ज करके दूरदर्शन स्टार्ट किया गया है, ठीक है, रूप में स्टार्ट किया गया इनसेट, ठीक है। इनसेट फर्स्ट ए राष्ट्रीय टेलीविजन डीडी फर्स्ट को चालू होने के बाद में समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इन्हें देश भर में पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार किया गया, ठीक है। जो ये सैटेलाइट है इनसेट फर्स्ट ए, ठीक है, इसका उपयोग किस लिए होता है, टेलीविजन के लिए होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से उपग्रह संचार, अब टीवी पढ़ लिया, रेडियो के बारे में पढ़ लिया, अब हम जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं, ठीक है। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं शारीरिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। यानी जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि हम फॉर एग्जांपल जो इसरो है, इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम का हेड है उसका नाम इसरो है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो कमर्शियल सैटेलाइट है वो वर्ल्ड के अदर देश हैं उनके जो सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च करता है, तो हमें सोर्स ऑफ इनकम के रूप में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो हम जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरे जो अन्य जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वेटलैंड्स के संबंध में हो या बायोडाइवर्सिटी के संबंध में मैपिंग हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, जो अमेरिकन और जो दूसरी कंपनियां हैं सैटेलाइट की उनको हम उनके माध्यम से हम ये सेवाएं लेते थे, तो उनको भारी मात्रा में हम फीस पे करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसरो ये सेवाएं हमें इंडिविजुअली दे रहा है, ठीक है, मतलब अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेवाएं दे रहा है, ठीक है। तो अब जो कहने का मतलब एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उसकी बचत हो रही है। और जो सामरिक दृष्टि से और जो सैन्य दृष्टि से इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो भी इसरो कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हर तरफ से इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृति तथा उद्देश्य के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट
सिस्टम IRS, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इनसेट जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकन तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो IRS उपग्रह प्रणाली है वो मार्च 1988 में रूस के वैंकूवर में IRS-IA के प्रक्षेपण के साथ आरंभ की गई है, ठीक है। तो 1988 में IRS को शुरू किया गया और इनसैट को 1983 में किया गया, ठीक है। उसी प्रकार से भारत ने अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल विकसित किया है। ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय यानी स्पेक्ट्रल बैंड समूह को एकत्रित करते हैं, यानी का, क्यू, सी, इस टाइप के जो बैंड होते हैं वो यूज करते हैं। कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए इनका अलग अलग टाइप के बैंड का यूज करता है, ठीक है। विभिन्न विविध उपयोग हेतु भू स्टेशनों पर संप्रेषित करता है। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो जो सयाद नगर है हैदराबाद के पास में, वहाँ पे ये स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो इनसेट का याद रखना है, ये दूरसंचार, मौसम विज्ञान और इनसे संबंधित जो डाटा होते हैं उनके अवलोकन के लिए उपयोग में होता है। और इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है वो क्या करता है, हमें जो नेविगेशन हमारे जो फ़ोन में हम किसी सिटी की या लोकेशन देखते हैं ना, ठीक है, हम कहाँ पे खड़े हैं, तो ये हम IRS जो सैटेलाइट सिस्टम है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमें नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो क्या बोलते हैं, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से IRS के इम्पोर्टेंट है। और जब हम टीवी और दूरदर्शन पर या जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम इनसेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम इनसेट का उपयोग करते हैं, और जब हम फ़ोन पे लोकेशन देखते हैं तो हम IRS का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट जो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 10th है वो भी कंप्लीट हो चुका है परिवहन और संचार के संबंध में। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो सॉरी ट्रेड और जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड का स्केल है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और अपना जो वैल्यूबल कमेंट है, फीडबैक है वो भी दीजिए। और इसी के साथ में जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी वाला जयपुर नाम से, उसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट मैप है, डायग्राम है, आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू।